नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। देश की सरकार और राज्य की सरकार तमाम खोखले वादे करती है महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। अभी हाल की घटनाओं की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। उसमें एक दिन महिला विधायकों को दिया जाता है कि सरकार उनका सशक्तिकरण दिखा सके कि महिलाएं वास्तव में आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ राज्य है उत्तराखंड। वहां पे एक बिटिया की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या में अभी कई एंगल्स आने बाकी हैं कि हत्या क्यों की जाती है ये तो मालूम चल गया, लेकिन हत्या से पहले क्या क्या हुआ इसके अभी खुलासे करना पुलिस पोस्टमार्टम जब हो जाएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन अंकिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, ये हम जानेंगे थोड़े देर बाद। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि देश में जब कोई बेटी अपने पैर पर खड़े होने के लिए अपने घर को छोड़ करके निकलती है तो वास्तव में क्या वो सुरक्षा या फिर असुरक्षा की ओर आगे बढ़ती है क्या? तमाम लोग ये आरोप लगा देते हैं बेटियों के ऊपर कि अगर तुम घर से बाहर निकल रही हो तुम खुद सोच लेना कि आगे तुम क्या कर सकती हो। मतलब तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथ में है। क्या समाज का कोई नैतिक मूल्य नहीं है क्या? समाज अपनी नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है क्या? यह प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन इससे पहले हम अंकिता के मामले पर गौर कर लेते हैं कि अंकिता की हत्या आखिर क्यों हुई और हत्या का प्रयास या फिर हत्या जिसने किया उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन किन किन पार्टियों से था। पुलिस रिपोर्ट में गुमशुदगी की रिपोर्ट रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या द्वारा ऋषिकेश पुलिस को दर्ज कराई जाती है। उसमें बताया जाता है कि अंकिता नाम की एक रिसेप्शनिस्ट लापता है। अब उस लापता अंकिता को खोजने के लिए पुलिस निकल जाती है। अब पुलिस को क्या मालूम होता है कि जिसने रिपोर्ट दर्ज कराया असल में कातिल भी वही है। लेकिन पुलिस इस एंगल की तफ्तीश करती है और 2 से 3 दिन के अंदर इस मामले में अपडेट निकल करके सामने आया कि साहब जो रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था असल में कातिल तो वही है। देखिए, पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है उसके बाद जो साथी कर्मचारी थे अंकिता के उनसे जब पूछताछ की जाती है तो 18 सितंबर को यह बात निकल करके सामने आती है कि 18 सितंबर को अंकिता की नोकझोंक हुई थी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या से। उसके बाद रिजॉर्ट छोड़ करके अंकिता वहां से निकलने का फैसला करती है। लेकिन पुलकित आर्या कहीं ना कहीं अपनी मीठी मीठी बातों में बहला करके फुसला करके अंकिता को वहां रोकने का प्रयास करता है। फिर 23 तारीख को गौर करने वाली बात है, 23 तारीख को रात में अंकिता को बहलाया फुसलाया जाता है। अब इससे पहले एक और बात गौर करने वाली है साथियों कि आखिर ये बहलाने फुसलाने की बात जो मैं कर रहा हूं ये क्यों हो रही है। बहला फुसला करके अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि रिजॉर्ट में जो कस्टमर आते हैं उनको इंटरटेन करो। तुम इंटरटेन भी कैसे? इंटरटेन आप शारीरिक संबंध बनाओ उनसे ताकि इनका व्यापार बढ़े और तुम उनको इंटरटेन करो। ऐसा दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा था अंकिता के ऊपर। 23 सितंबर की रात को पुलकित आर्या और उनके कुछ साथी जिसमें रिजॉर्ट के 2 मैनेजर शामिल थे, ये लोग अंकिता को साथ में लेकर एक गाड़ी में निकलते हैं। गाड़ी में निकल करके ये एक नहर है वहां पर पहुंचते हैं। नहर के पास ये मान मनोबल करते हैं अंकिता का कि कैसे अंकिता मान जाए और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए वहां आने वाले कस्टमर्स के साथ। अंकिता जब इसका विरोध करती है तो ये फिर दबाव बनाते हैं। इस दबाव बनाने के सिलसिले में ऐसा होता है कि अंकिता पुलकित आर्या जो इस रिजॉर्ट का मालिक बताया जा रहा है उसका फोन छीन करके और पास वाली नहर में फेंक देती है। इतने से पुलकित आर्या आग बबूला हो जाता है। ये साथियों ये पुलिस को जितनी बात मालूम चली है उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूं। अब इसमें क्या क्या एंगल है, क्या झूठ है, क्या सही है, ये निकल करके आना बाकी है। तो फोन उठा करके अंकिता फेंक देती है। इतने में गुस्से से तमतमाया हुआ पुलकित आर्या फोन के साथ अंकिता को भी नहर में फेंक देता है। अब नहर में फेंकने से जब नहर में अंकिता जाती है तो उसके बाद वो 2 बार ऊपर भी आती है अंकिता और बचाव बचाव की रट लगाती है। ऐसा पूछताछ में पुलकित ने स्वयं पुलिस को बताया है। जब वो ऊपर आती है तो ये लोग काफी डर जाते हैं, पुलकित और उनके साथी, और वहां से
भागने का प्रयास करते हैं। भाग करके ये लोग होटल के रिजॉर्ट में जाते हैं। रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे में ही रात की वो तस्वीर आती है जब ये साथ में जाते हैं अंकिता के साथ, और अंकिता के बिना होटल रिजॉर्ट में अंदर आते हैं। उसके बाद ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और अंकिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट के बाद पुलिस की तफ्तीश की बात मैंने आपको बताई। ये रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि ये सारा माजरा रचा बसा कहीं ना कहीं पुलकित आर्या और उनके साथियों का है। इसके बाद हर एक घटना के बाद राजनीतिक घटनाक्रम होता है, और अगर प्रदेश की बात हो तो मुख्यमंत्री, और देश की बात हो तो गृह मंत्री की तरफ से रिपोर्ट निकल करके सामने आती है। ट्विटर का जमाना है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने बताया है अंकिता कि आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और ऐसी आने वाली घटनाओं की, इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसी घटना आगे ना हो, इसलिए इस घटना को हम नजीर बना करके पेश करेंगे। अब यहां सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि पहली बात कि जो पुलकित आर्या है उनके पिताजी पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सिस्टर पार्टीज में अभी पुलकित आर्या और उसके भाई उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, जिनको तत्काल प्रभाव से पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है उन पदों से। लेकिन पार्टी का एफिलिएशन होने के बावजूद एक प्रश्न, ये मैं स्टोरी वहां छोड़ता हूं लेकिन ये प्रश्न बीच में पूछता हूं आपसे, पार्टी का एफिलिएशन अगर सत्तारूढ़ दल से है तो ये सारी खबरें आती हैं और इनको दबा दिया जाता है। लेकिन अगर अभी खुदा ना करे ये विपक्षी दलों द्वारा ये कार्य किया गया होता तो इसको बहुत लाइमलाइट में लाया जाता। अगर ये बिहार की घटना होती या फिर उत्तराखंड के कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता या फिर उत्तराखंड के किसी दूसरे पार्टी के नेता ने किया होता तो इसको ऐसा लाइमलाइट बना करके पेश किया जाता कि देखिए देखिए अब तो देश में असुरक्षा का माहौल है, विपक्षी दल जो है वो इस तरीके की घृणित कार्य में इन्वॉल्व है, इसीलिए सत्ता से इनको हटा दिया गया है। ये बात निकल करके सामने आती। दूसरी बात जो मैं आपसे यानी दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अब हम उस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो समाज राम राज्य की बात करता है, जो समाज देश को विश्वगुरु होने की बात करता है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कल उत्तर प्रदेश की सदन में एक महिला विधायक ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम पढ़ाई करते थे स्कूलों में तब भी यही पढ़ाया जाता था कि हमारे मास्टर साहब लोगों के द्वारा कि हमारा देश जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है। और हम जब अपने मास्टर साहब लोगों से पूछते थे कि सर डेवलप्ड कंट्री हम कब होंगे, तो आने वाले 10-15 सालों में हम डेवलप्ड हो जाएंगे। और मेरे पिताजी को भी यही पढ़ाया गया, मुझे भी यही पढ़ाया गया, और शायद मेरा जो छोटा भाई है या फिर आपके भी जो बच्चे होंगे उनसे भी यही सवाल पूछा जाता होगा। और जब वो अपने मास्टर साहब से सवाल पूछते होंगे तो वो भी मास्टर साहब यही कहते होंगे, आने वाले 10-15 सालों में हम डेवलप्ड हो जाएंगे, हम विश्वगुरु हो जाएंगे और तमाम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये एक घटना नहीं है। बदायूं का कांड हो, उन्नाव का कांड हो, हाथरस का कांड हो, बिकरू का कांड हो, अभी लखीमपुर खीरी का कांड हो, तमाम ये कांड क्या प्रश्न चिन्ह इन दावों के ऊपर नहीं खड़ा करते हैं क्या? उत्तराखंड में चूंकि ऐसे मामले कम आते हैं और देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, लेकिन ऐसे मामले होते ही क्यों हैं? और होते भी हैं तो ये जो कुछ खास गिने चुने सेक्टर है इनका इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाई देता है? और इन जो गिने चुने सेक्टर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर होटल मैनेजमेंट हो, एयरलाइंस की बात सामने आती है, इन सब प्रोफेशंस में काम करने वाली महिलाएं, और आजकल तो साधारण अगर रोड पे भी महिला चलती है तो उस पर छींटाकशी होती है, लेकिन इन प्रोफेशंस में काम करने वाली महिलाएं क्या वास्तव में सुरक्षित है? अगर वो घर से बाहर निकलने अंकिता पढ़ने गई थी और पढ़ करके वो होटल मैनेजमेंट में किसी बड़े पद पर कार्यरत होना चाहती थी तो क्या ये उसका गुनाह था क्या? अगर वो किसी अपने साथी के कहने पर OLX के थ्रू उस जॉब का विज्ञापन देख करके उस पुलकित आर्या के होटल में जाकर के रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी तो क्या उसको एक दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पर पुलकित आर्या देख रहा था क्या? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे कलीग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, रोड पे चलने वाली महिला कोई हमारे साथ चल रही है तो वो भी मेरी मां, बहन और बेटियों में से एक है क्या?
पुलकित आर्या अगर ऐसा सोचा होता कि मेरी मां, बहन और बेटी भी किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत हो सकती है और कोई दूसरा पुलकित आर्या उसके साथ ऐसा दबाव दबाव डाल सकता है कि तुम ये काम, ये जघन्य अपराध करो किसी के साथ, तो क्या पुलकित आर्या इस अंकिता से ये घृणित शब्दों का इस्तेमाल कर पाता क्या? निश्चित रूप से नहीं। साथियों, अंतिम प्रश्न जो मैं आपके ऊपर छोड़ करके जाना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि कुछ कड़ियां मेरे इन वाक्यांश में छूट गई होंगी, कुछ घटनाक्रम छूट गए होंगे, लेकिन चूंकि हम ये एक डायलॉग कर रहे थे, आपसे आपसे पूछ रहे थे और अपनी बात बता रहे थे, तो उसमें कुछ कड़ियां छूट सकती हैं। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, तो उस पर हम एक विस्तृत चर्चा आगे आने वाले दिनों में कर लेंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा देश आखिर परिवर्तन की ओर आगे कब बढ़ेगा? परिवर्तन महिला सशक्तिकरण को लेकर, परिवर्तन महिला सुरक्षा को लेकर और परिवर्तन इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं की इज्जत को लेकर। साथियों, एक और घटना सामने आ जाती है। कोई भी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, बुलडोजर का एक्शन बहुत तेजी से होता है। अब बिहार सरकार भी इसको कॉपी करने लगी है। उत्तराखंड में जैसे ही खबर आती है कि अंकिता के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आरोपी के घर पर और रिजॉर्ट पर, मतलब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला जाता है और बुलडोजर से उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये बुलडोजर एक्शन में आता है, तो क्या ये बुलडोजर का स्टीयरिंग महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित कर पाएगा क्या? ये भी सवाल है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर और अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, और इन प्रोफेशंस में काम कर रही महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर नहीं, और सुरक्षा भी मिल जाए तो क्या समाज का रवैया इनके प्रति बदलना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए। बहुत धन्यवाद।